पॉलिटिक्स। मैं गौरव भटनागर स्वागत करता हूं आपका वीडियो के सेकंड पार्ट में। एक चैप्टर हमने लिया था द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ बता दिया था, काफ़ी इंट्रो तक हम पहुंच चुके थे। अब उसी का सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देता हूँ कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज था कि इतने बड़े स्तर पे हमें चुनाव कराने थे। ठीक है, किस तरह से 3 लाख वॉलंटियर्स को या ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे। देन हमने पढ़ा कि किसी तरह कांग्रेस में कोalition का एक दौर शुरू हुआ और किस तरह से अलग अलग आइडियोलॉजीज जो थी वो मिक्स होने लगी। एक टेबल पे आइडियोलॉजीज का साथ बैठना और उनका काम कर पाना, वो इम्प्लीमेंटेशन दे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में किस तरह से अलग अलग पार्टियां कांग्रेस के अंदर से टूटी, किस तरह से कांग्रेस के लिए ही कोalition नुकसानदेह रहा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें से बहुत अलग अलग आइडियोलॉजीज जो थी वो ब्रेक डाउन होने लगी। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। एट लास्ट मैंने आपको बताया था कि सोशलिस्ट पार्टी किस तरह की थी, कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर था, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजीज थी किस तरह की थी। मैंने आपको अम्ब्रेला का एक एग्जाम्पल दिया था कि कांग्रेस ने किस तरह से डील किया पॉलिटिकल सिस्टम में, कि उन्होंने काफी लंबे समय तक अपने अपोनेंट को खड़ा ही नहीं होने दिया है, किसी पार्टी को अपने अपोजिशन में आने ही नहीं दिया। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझा दिया था। देन हम अब शुरू करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास बहुत छोटे छोटे 3 टॉपिक हैं, हम यहाँ पे 3 पार्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। देन आपका चैप्टर बिल्कुल एंड हो जाएगा और फिर मैं आपको आंसर करूंगा जो हमारा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है हर बार, वो मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन के साथ कि क्या जो क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था कि क्या एक्चुअल में जो कांग्रेस को इमेज दी गई है, ठीक है, जो नाम यहाँ पे दिया गया वन पार्टी डोमिनेंस, तो क्या एक्चुअल में कांग्रेस का वो डोमिनेंस था, और अगर था तो उसके क्या रीजन थे और हम उसको किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी ना, कांग्रेस की विंग से, या आप कहिए कि वही रिवॉल्यूशन के दौर से बनी हुई एक पार्टी। आपको याद हो तो 1920s का दौर था। 1920s के दौर में चल रहा था रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशंस में 2 पार्टी थी, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स करके। रशियन रिपब्लिक में 2 पार्टीज अलग हुई थी। बोल्शेविक्स जो थी ना, वो उन दलों में आती थी जो बोल्शेविक्स चाहते थे कि भी हम पूरी तरह से एलाइटिस्ट हो, रेडिकल हो, और वो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि सोशलिस्ट विचारों पे चलती थी। थोड़ा डिसिप्लिन पार्टी थी मेंशेविक्स के कंपैरिजन में। तो वहीं से इंस्पायर होकर के बनी एक पार्टी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1920s के दौर में ये पार्टी बन चुकी थी, इसका आइडिया चल रहा था। ठीक है, अब देखिए, इंस्पायर तो थी ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी से, यानी कि बोल्शेविक जो सोशलिस्ट पार्टी थी, आई एम सॉरी, रशिया में। तो 1951 के जनरल इलेक्शन में इन्होंने पहली बार पार्ट लिया कांग्रेस के खिलाफ, और यहाँ पे इन्होंने 16 सीट्स जीत भी ली। एक्चुअल में 16 सीट्स ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कांग्रेस ने जो नंबर टच किया था 384 सीट्स आउट ऑफ 489, तो वहां पे 16 सीट्स जो थी ये काफी अच्छा नंबर था, क्योंकि एक तरह से वन पार्टी ही लग रहा था। लेकिन 16 सीट्स जो इन्होंने ओपनिंग में जीती थी, तो बता रही थी कहीं ना कहीं का फ्यूचर इंडिया में है जरूर। ठीक है, देन अगर आप बात करो तो इनके फेमस लीडर्स की, तो उसमें सबसे पहले आते हैं आपके ए के गोपालन, देन है आपके एस ए डांगे और अजय घोष और पी सुंदरिया। ये इनके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो पब्लिक फिगर थे, यानी कि जहाँ पब्लिक में उनकी अच्छी खासी अप्रोच थी। ठीक है, पब्लिक इनको जानती भी थी। और अगर आप बात करो तो यहाँ पे भी 2 गुट बढ़ गए, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी प्रो सोवियत और एक अपोनेंट पार्टी जो कि थोड़ा सा जो सोवियत के विचारों से कम कनेक्ट कर पाते थे। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के 2 हिस्से हो गए, जो कि ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट जाकर के 1962 के दौर में हुए थे। ठीक है, तो प्रो सोवियत जो पार्टी सपोर्ट करती थी, यानी कि जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करती थी, प्रो सोवियत थी, थोड़ी रेडिकल थी, वो तो रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि नेचुरल थी। ठीक है, और इसी से टूट के एक विंग बना जो कि था थोड़ा सा मार्क्सिस्ट विचारों वाला, वो बना। अपोनेंट जो टर्म उसको दी गई उस पार्टी की, वो थी आपकी सीपीआईएम, यानी कि सीपीआई मार्क्सिस्ट उन्हें बोला गया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन मार्क्सिस्ट विचारों वाली। तो यहां तक आपका कम्युनिस्ट पार्टी वाला एंगल खत्म होता है। देखिए, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग जोन इस चैप्टर का, क्योंकि वन पार्टी डोमिनेंस, जो मैंने कल फोटोज भी लगाए थे आपको बताने के लिए। अब यहाँ एंट्री होती है आपकी बीजेपी की। एक्चुअली अभी तो बहुत फैन फॉलोइंग है इस पार्टी की, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी ये जो टॉपिक है हम इसको पढ़ रहे हैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे तो उस समय ये पार्टी सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं बिल्ड हो रही थी, उस समय सिर्फ बनी रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं था लोगों पे। हाँ, थोड़ा बिल्ड होना शुरू हुई थी, कुछ फॉलोअर्स थे, लेकिन धीरे धीरे ये अपोनेंट के रूप में कांग्रेस के सामने एक बड़ी पार्टी बनती गई। आफ्टर इमरजेंसी तो एक तरह से आप कह लीजिए बिल्कुल बूस्ट हो गया। महासभा, हिंदू महासभा हो गई, या फिर ये जो गई, तो एकदम एंटी कांग्रेस जो दल थे थोड़े से, या थोड़े से कांग्रेस के विचारों से अलग चलते थे, वो दल एकदम बूस्ट हो गया इमरजेंसी के बाद में। तो वहां से बना आपका भारतीय जनसंघ, जो थोड़ा सा लोगों की नजर में तब आया जब इमरजेंसी के बाद ही पहली बार, या मतलब सरकार इन्होंने बनाई पहली बार, कोई गैर कांग्रेसी सरकार जब बनी तब पहली बार लोगों की नजर में ये पार्टी आई थी। लेकिन
कई लोगों को गलतफहमी भी है कि पार्टी बनी भी तभी थी। नहीं, इसका जो अस्तित्व है यानी कि जो इसका एग्जिस्टेंस है वो 1951 में ही पहली बार आ चुका था। जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है वो पहले उसका नाम हुआ करता था भारतीय जनसंघ। देन 1951 में पार्टी बनी थी। और अगर इसी लाइंस की बात करें कि बैकग्राउंड कहीं ना कहीं किसी पार्टी का कहीं ना कहीं टच करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी रशियन रिवॉल्यूशन से टच करती थी, तो वैसे ही भाजपा जो थी आपकी, या जो भारतीय जनसंघ की बात करते हैं आपकी, भारतीय जनसंघ जो थी इसकी कहीं ना कहीं लाइंस जो थी वो आरएसएस जो कि आपकी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ है, और उसके साथ में हिंदू महासभा जो है, इनके कहीं ना कहीं ये कांटेक्ट में या कनेक्शन में थी। यानी कि यहाँ से ही ये मेंबर्स निकल के भारतीय जनसंघ का हिस्सा बन रहे थे। देखिए, आप रिवोल्यूशन करना चाहते हैं, बदलाव लेके आना चाहते हैं, कांग्रेस को भी एक पार्टी बन के बदलाव लाना पड़ा। यानी कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में आया तो आप बदलाव तो तभी कर पाओगे ना जब आपके हाथ में पावर होगा। तो कांग्रेस को भी एक पार्टी बनना पड़ा। वैसे ही इनके जो आइडियोलॉजीज थे, जो इनकी विचारधारा थी, उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में लाने के लिए जरूरी था कि ये भी पॉलिटिक्स में आए और अपने विचारों को, आइडियोलॉजीज को थोड़ा सा एडवर्टाइज करें। ठीक है, तो वैसे ही अब इनके जो थॉट थे थोड़े से अलग थे, ये मॉडर्न और प्रोग्रेसिव विचारों वाले थे। ठीक है, यानी कि थोड़ा आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे, थोड़े मॉडर्नाइज कल्चर वाले थे। और अगर बात करें तो इनके जो विचार थे ना वो थोड़े से ये भी थे कि अखंड भारत वाले विचार थे। तो इसीलिए इस पार्टी को ये भी बोला गया रीयूनियन ऑफ इंडिया पाकिस्तान इन अखंड भारत। यानी कि इस पार्टी को जो थी वो ऐसी इमेज मिल गई कि यही एक पार्टी है जो रीयूनियन करा सकती है इंडिया का, एक अखंड भारत बना सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले हिस्से को कभी भी इन्होंने मान्यता नहीं दी। यानी कि ये बोलते थे पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा टुकड़ा है जो हमसे लिया गया है। ठीक है, बाकी वो अधिकार क्षेत्र भारत का आता है। आज भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो कुछ ऐसे पोर्शन है जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है उसको पूरी तरह से इंडिया का अधिकार क्षेत्र बताते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये काफी उस चीज को, पॉइंट को स्ट्रांगली रखते हैं कि वो एरिया जो है वो अंडर इंडिया आता है। ठीक है, तो वही इसी आइडियोलॉजीज के साथ और इसी तरह की इमेज इस पार्टी की बन गई। अब अगर बात करें तो भाषा के आधार पर बीजेपी जो है या भारतीय जनसंघ जो है, जो पहले भारतीय जनसंघ थी, उन्होंने हमेशा ये आइडियोलॉजी रखी है कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी हिंदी ओवर इंग्लिश ही रहेगी हमेशा। यानी कि हिंदी को हम वो मान्यता देंगे जो उसे भारत में मिलनी चाहिए, इंग्लिश भाषा को हम इतना तवज्जो या तूल देंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, और अगर बात करें तो जब इन्होंने देखा कि 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना ली, तो उसके बाद थोड़ी सी इनकी डिमांड तेज हो गई कि क्यों नहीं हम भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करें, क्योंकि ये खतरा भांप रहे थे क्योंकि चाइना न्यूक्लियर वेपन बनाए। ठीक है, तो उसके बाद इनको ये समझ में आया कि धीरे धीरे हमें भी कहीं ना कहीं पावरफुल होना पड़ेगा, पावर का जवाब पावर से देना पड़ेगा। तो इनका भी ये मत था कि न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया को भी डेवलप करने चाहिए। तो ये आपके रेडिकल विचार थोड़े से आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए होंगे भारतीय जनसंघ के। देन अगर बात करें तो रिजल्ट्स की, यानी कि एक्चुअल में अगर आपको आना है तो गवर्नमेंट तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, आइडियोलॉजी अगर लगानी है, उसको एडवर्टाइज करना है, तो कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये आए चुनाव लड़ने के लिए। तो 1952 में तो इनको ऑलमोस्ट 3 सीट्स मिली और 57 के चुनाव में इनको 4 सीट्स मिली। बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, इनसे ज्यादा सीट्स तो कम्युनिस्ट पार्टी लेके गई थी, लेकिन ये जो 3 सीट्स और 4 सीट्स थी, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस तो देगी भारतीय जनसंघ को कि 3 या 4 एमपी होने के मतलब ये होता है कि 3-4 एमपी अगर आपके हैं तो कहीं ना कहीं आपका राष्ट्र या सरकार में रोल तो है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो पार्टी थी इसका एग्जिस्टेंस तो बन गया 3-4 मेंबर होने की वजह से। और इसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करें तो उसमें ये नाम आपने काफी सुने भी होंगे। एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पे लग रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इसके फाउंडर भी थे। ठीक है, और थे आपके दीनदयाल उपाध्याय जी, डीडी उपाध्याय, और थे आपके बलराज मधोक। ये कुछ ऐसे फेमस लीडर थे जो इन्होंने उस समय भारतीय जनसंघ को वो बूस्ट दिया जिसकी इसे जरूरत थी। सच में एग्जिस्टेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। देखिए, आप पार्टी तो बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन उसको बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट कराना, और वो भी जब जब वो रिजल्ट नहीं दे रही हो, पर्टिकुलरली एक पार्टी का डोमिनेंस चलता ही जा रहा हो, तो ऐसे समय में अगर आप उसको बना के भी रख पा रहे हो, अगर उस संगठन को जोड़ के रख पा रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट है। ठीक है, देन इसमें एक एडिशनल पार्टी आती है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी जो थी वो बनी थी आपकी अगस्त 1959 के अंदर। ठीक है, देखिए ये ओल्ड कांग्रेस मैन ही थे। इसके जो मेंबर्स थे जिसमें आपके सी राजगोपालाचारी जी थे, के एम मुंशी जी थे, एम जी रंगा करके थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेंबर्स थे जो थे तो पहले कांग्रेस की, लेकिन इनके जो विचार थे ना वो थोड़े से मॉडर्नाइज थे, थोड़े लिबरल थे। कैसे लिबरल थे? ये जो विश्वास करते थे या जो इनकी मान्यताएं थी वो थी प्राइवेटाइजेशन को लेकर, ग्लोबलाइजेशन को लेकर के। ये सेंट्रलाइज प्लानिंग में बिलीव करते थे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सपांड करें, प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा हम आगे बूस्ट करें, इकोनॉमी को हम डेवलप करें। तो ये इस पार्टी की विचारधारा थी जो थोड़ा सा कांग्रेस की आइडियोलॉजी से उस समय मैच नहीं हो रही थी। तो इन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी करके 1959 अगस्त में एक अलग पार्टी बनाई जो कि बाद में फिर
एक अपोनेंट की तरह भी काम करा जिसने कांग्रेस के लिए काफी टाइम तक। और ये कुछ ऐसे दल भी थे जो मैंने आपको लास्ट बताया, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, ये कुछ ऐसे दल भी थे जो ये प्रूव करते हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस का डोमिनेंस जरूर रहा होगा क्योंकि वो वोट जीती, लेकिन एग्जिस्टेंस के मामले में कहीं ना कहीं अपोनेंट्स वहां पे जरूर थे। यानी कि कांग्रेस के ऊपर ये दबाव जरूर रहा होगा कि अगर हम ढंग से काम नहीं करते हैं, अगर हम लोगों की जरूरतों को एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये जो पार्टीज होंगी ये एकजुट होकर के, दल बना करके हमारे खिलाफ विरोध जरूर कर सकती हैं। यानी कि लोगों को जागरूक जरूर करेंगे हमारी पॉलिसीज पे, या जो भी इम्प्लीमेंटेशन हम लेके आएंगे उन पे ये लोगों को ये मत जरूर देंगे कि हम कहाँ गलत हैं। ठीक है, यानी कि कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंस आप पूरी तरह से यहाँ पे बोल ही नहीं सकते। हाँ, चैप्टर का नाम जरूर है, लेकिन मैं ये कंक्लूड करूंगा एट लास्ट कि देखिए अगर वन पार्टी डोमिनेंस की बात है तो कांग्रेस कभी भी वन पार्टी डोमिनेंस में नहीं रही। हाँ, आइडियोलॉजी के बेसिस पे और वोट्स जो थे उनको ज्यादा मिले, सीट्स उनके पास ज्यादा थी, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा थे, तो इसलिए भी कांग्रेस को आप बोल सकते हो कि डोमिनेंस रहा, लेकिन डोमिनेंस काम के बेसिस पे नहीं रहा, क्योंकि ये अपोनेंट दल आप जानते हैं कि अगर थोड़ी सी भी सीट से किसी अपोनेंट के पास में, तो डेफिनेटली वो अपनी आवाज लोकसभा में जरूर रेज करेगा। ठीक है, अपनी वॉइस को जरूर रेज करेगा, जो गलत होगा उसको बिल्कुल लोगों के सामने बताएगा। तो कांग्रेस के ऊपर ये प्रेशर तो जरूर रहा होगा कि उनके अपोजिशन में इतने दल काम कर रहे हैं, जिसमें स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और सबसे बड़ा भारतीय जनसंघ रहा। ठीक है, उस समय बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी थी क्योंकि इनके पास 16 सीट्स थी, भारतीय जनसंघ के पास 3 और 4 सीट हुआ करती थी। तो ऐसे में आप इसी को कंक्लूड कीजिए कि वन पार्टी डोमिनेंस था नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग सीट्स या लोकसभा के मेंबर्स उनके बेसिस पे था, लेकिन काम के बेसिस पे इक्वल। और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जितना ज्यादा बेस पे चल सकती थी या जितना ज्यादा उनके जो भी लोगों के एड्रेसेस थे, इश्यूज थे, उनको उन्होंने कंप्लीट किया था। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप यहाँ पे चैप्टर अब पूरी तरह से खत्म हो गया। कंप्लीट एनसीईआरटी में आपको समझा चुका हूँ। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे वो आपके रहने वाले कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के, आपके चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर के, इलेक्शन पैटर्न को लेकर के, और जो आपको मैंने बताया था कि किस तरह से वो 3 जनरल इलेक्शंस हुए थे, वो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। अगर आप तैयार करें तो उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। एंड अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताएं, मैं उनको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। यहाँ तक 2 चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। देन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्कार।